नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति को शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ताम्रपाषाण संस्कृति यानी कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को हमने पढ़ा था। अब आगे का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग सबसे पहले नगरीय सभ्यता को पढ़ें यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को पढ़ें। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक संस्कृति, जो कि वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। 1500 बीसी का मतलब यहाँ पे क्या है, ईसवी पूर्व। इसके बारे में हमने सबसे पहले क्लास में जिक्र किया था कि काल का विभाजन कैसे किया जाता है। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह जो अभी लेक्चर में बता रहा हूँ वन बाई वन, ये निश्चित रूप से आपको यूपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार एसएससी, रेलवे क्लास 12 में भी ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि क्लास 12 में आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को भी पढ़ने हैं। तो आप यहाँ से भी एक बार देख कर पढ़ कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो निश्चित रूप से आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता, ये लगभग 3-4 वीडियो में बनेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट, बढ़िया और अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग वैदिक संस्कृति के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत में देखिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पुरातात्विक स्रोत से ही जो प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। बट वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ में साहित्यिक स्रोत के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दो स्रोतें मिलती है वैदिक संस्कृति को जानने के लिए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे जो खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं वे सभी पुरातात्विक स्रोत कहे जाते हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो होता है, जो ग्रंथ, पुराण, ये सब लिखे गए रहते हैं या कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट लिखा गया रहता है, उसके बाद उसको हम लोग बोलते हैं आपका साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति के कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके आधार पर हम लोग वैदिक संस्कृति को यानी वैदिक सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। आप देखिएगा कि वैदिक संस्कृति, जैसे कि मैंने बताया, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है, जो कि वैदिक संस्कृति दो भागों में बटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में मानते हैं। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। यानी कि वैदिक संस्कृति को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आगे पता चलेगा कि दो भागों में बांटने का कारण क्या है, बट फिलहाल हम लोग यहाँ इतना जानते हैं कि वैदिक संस्कृति को हम लोग दो भागों में बांटकर, यानी कि एक होगा ऋग्वैदिक काल और एक होगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में होगा, जिसे हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जो होगा वह 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में होगा। इस तरह से हम लोग देख लिए ये वैदिक संस्कृति का विभाजन हुआ। अब इसके स्रोत देख लेते हैं। स्रोत में जैसे कि मैंने बताया दो स्रोत होंगे, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत BIW यानी कि काला और लाल जो मृदभांड प्राप्त होते थे, तब यानी कि BIW संस्कृति से प्राप्त अवशेष, तो इससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यानी कि भूमि की खुदाई से जो भी चीज़ें मिली है BIW संस्कृति से संबंधित, वे सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है PGW संस्कृति यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड से जो प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो कभी भी पुरातात्विक स्रोत जो पूछा जाएगा वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, दो प्रकार की संस्कृति है, एक BIW संस्कृति से प्राप्त अवशेष और एक PGW संस्कृति से प्राप्त अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वही हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। PGW संस्कृति का मतलब होता है चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे ही हम लोग मृदभांड कहते हैं। यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये दो हमारे स्रोत हैं जिसके आधार पर हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या क्या है वैदिक संस्कृति के, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।
देखिए, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से मिलते हैं वे ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। यानी कि वेद हमारे पास में कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा भी कुछ कुछ स्रोतें हैं, साहित्यिक स्रोत, जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से वैदिक संस्कृति के जो प्रमाणिक और सही स्रोत है वह वेद है। वेद हमारे पास में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद में हम लोग देखते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, जिसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं, ये भी हमारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तो थे ही, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद या वेदांत की रचना इसलिए की गई क्योंकि वेदों के ज्ञान को समझने के लिए हमने इन सभी ग्रंथों की रचना की थी। तो एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो वैदिक संस्कृति के भौगोलिक ज्ञान को पढ़ेंगे, उसके बाद में वैदिक संस्कृति के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति के राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति के समाज के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति के धर्म के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद, और वैदिक संस्कृति के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मतलब कि आगे का एजेंडा रहेगा हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वैदिक संस्कृति के सिंपल परिचय देख लेते हैं कि वैदिक संस्कृति का अभ्युदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और वास्तव में वैदिक संस्कृति है क्या। तो आइए शुरू करते हैं इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन, यानी कि वैदिक संस्कृति का परिचय। इसके परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। देखिए, आर्यों के मूल स्थानों को लेकर विद्वानों में के बीच असहमति है, यानी कि सहमत नहीं है, एक सहमति नहीं है। लेकिन अभी भी भाषाई आधार पर इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग मध्य एशिया के खानाबदोश लोगों के लिए किया गया है, जो बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप, यूनान एवं भारत की तरफ माइग्रेट करते हैं। यानी कि विद्वानों में ये मतभेद है कि वास्तव में आर्यों का उदय कहाँ से हुआ। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वान ये समर्थन करते हैं कि भाषा के आधार पर ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग उनके लिए हुआ है जो मध्य एशिया के खानाबदोश, यानी कि मध्य एशिया में जब वहाँ पे जीवन यापन कुछ ठीक ढंग से नहीं रहा तो वहाँ से वो लोग वहाँ के पलायन करने लगे और खानाबदोश लोगों के लिए किया गया है, जो बेहतर जीवन की तलाश में अलग अलग जगहों पर गए। कुछ लोग यूरोप में गए, कुछ लोग यूनान में गए और कुछ लोग भारत की तरफ आए, क्योंकि भारत की प्रकृति, संस्कृति और साथ साथ में यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। यूरोप में कुछ वैसा ही व्यवस्था था और यूनान में भी कुछ ऐसा व्यवस्था था, लेकिन इन सबों में सबसे जो उचित जगह था वो भारत था। इसलिए वो लोग ज़्यादातर भारत की तरफ माइग्रेट किए। कुछ लोग यूरोप और यूनान की तरफ भी माइग्रेट किए, क्योंकि मध्य एशिया में स्थिति सही नहीं थी। खानाबदोश का जीवन जीने लगे और वो लोग अपने जीवन को तलाश करने के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए और जीवन यापन करने के लिए वो लोग मध्य एशिया के जितने भी लोग थे वे सभी माइग्रेट करने लगे और माइग्रेट करते हुए यूरोप, ईरान और भारत की तरफ प्रवेश करने लगे, क्योंकि उनके पास में एक तो सबसे पहले घोड़े थे और वे युद्ध में पारंगत थे। इसलिए कहीं भी गए तो वे लोग अपने युद्ध कला के बल पर और घोड़े के सहयोग से काफ़ी दूर दूर तक जा सकते थे और उनके पास एक जीवन को जीने की एक इच्छा शक्ति थी, जिसके कारण वो लोग जहाँ भी गए उस जगह को जीतते गए और साथ साथ में वहाँ पे पहले माइग्रेट करके आए थे, फिर वहाँ के मूल निवासी के रूप में परिणित हो गए। इसलिए ऐसा मानना है हमारे जितने भी इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार या मैक्सिमम विद्वानों का क्या मानना है कि मध्य एशिया के अंतर्गत जितने भी खानाबदोश थे वे सभी अपने जीवन को तलाश करने के लिए यूरोप के कई देशों में, यूनान के कई देशों में और मुख्यतः भारत में आकर शरण लिए और वहीं के होकर रह गए। फिर उसके बाद में आता है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में आर्यों का आगमन प्रारंभ होता है और कई चरणों में इनका आगमन होता है। क्यों कई चरणों में होगा? क्योंकि हो सकता है कि माइग्रेट करने के चक्कर में जब वहाँ से आ रहे हैं तो कुछ लोग पहले आए, फिर बाद में आए, फिर बाद में आए। इस तरह से धीरे धीरे करके कई चरणों में मध्य एशिया से बहुत सारे लोग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास में भारत आते हैं और इस तरह से जो भारत में वे लोग माइग्रेट करके आने वाले जितने भी व्यक्ति थे वे सभी को हम लोग आर्य कहते हैं।
और जो पहले से भारत में मौजूद थे उन्हें हम लोग अनार्य कहते हैं। तो इस तरह से देख लिए कि आर्यों का आगमन भारत में किस तरह से होता है। बेसिकली उनके लिए मजबूरी थी भारत में आना, और भारत की संस्कृति, सभ्यता और साथ साथ में इसके इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की विशेषता को देखते हुए वे लोग इस सभ्यता, संस्कृति और इस प्रकृति और इन्वायरमेंट के अंतर्गत रच बस गए और पूरी तरह से आर्य भारत के होकर रह गए। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक रूप से वैदिक सभ्यता को। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, अब हम लोग पढ़ेंगे, परिचय हो गया, अब हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के भौगोलिक ज्ञान के, यानी कि वैदिक संस्कृति कितने कितने भागों में बटी हुई थी, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तव में ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भौगोलिक ज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एक सप्त सैंधव क्षेत्र आता है, यानी कि 7 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। सप्त सैंधव से लेकर ये मतलब कि जो मेन भूमि है वहाँ से लेकर और हिमालय पर्वत तक यह देखने को मिलता है कि हमारी वैदिक संस्कृति पूरी तरह से फल फूल रही थी। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अब आगे भौगोलिक ज्ञान के बारे में। देखिएगा, वैदिक साहित्य में उल्लिखित भौगोलिक ज्ञान। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों, पर्वतों, क्षेत्रों इत्यादि के आधार पर प्रारंभिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी मिलती है। यानी कि सबसे पहले वो लोग किस नदी, किस पर्वत और किस क्षेत्र में जाकर बसे और कहाँ पे गए, इसके आधार पर जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक साहित्य के अंतर्गत, यानी कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में ये उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से नदी, पर्वत और क्षेत्रों में आकर बसे थे। इसके आधार पर हम लोग मान सकते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थिति कैसे थी। इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी ऋग्वेद में उल्लिखित नदियाँ हैं, क्योंकि यदि किसी भी सभ्यता का विकास होगा तो निश्चित रूप से वो किसी नदी के किनारे ही होगा, क्योंकि नदी के किनारे होने से वहाँ पे उपजाऊ भूमि रहेगी जिससे कृषि आराम से किया जा सकता है, और साथ साथ में वहाँ पे एक मैदानी भूमि भी होगी जहाँ पे वो लोग घर बनाकर या अपने आवास बनाकर रह सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ है मुख्य रूप से किसी नदी के किनारे ही हुआ है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि अफगानिस्तान की कुबा नदी, कुबा मतलब होते हैं, कुबा नदी को बोलते हैं काबुल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी तक का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो हमारे ऋग्वेद में जो लिखा गया है, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता निश्चित रूप से अफगानिस्तान के काबुल से लेकर भारत के गंगा यमुना के क्षेत्र तक, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों तक के यह आर्यों की स्थिति फैले हुई है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास अफगानिस्तान से लेकर भारत तक देखने को मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में यदि ऐसा नहीं रहता तो वहाँ पे काबुल नदी यानी कि कुबा नदी, गंगा और यमुना का उल्लेख नहीं रहता। गंगा नदी, यमुना नदी और कुबा अर्थात काबुल नदी के उल्लेख का अर्थ ही है कि हमारी वैदिक सभ्यता अफगानिस्तान से लेकर भारत के गंगा यमुना दोआब तक फैली हुई थी। तीसरा नंबर है आपका कि नदियों में भी सप्त सैंधव क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव क्षेत्र मैंने अभी भी बताया था, सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब होता है 7 नदियों वाला क्षेत्र। ये 7 नदी कौन कौन सी जिसका बार बार जिक्र हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहला सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है और सरस्वती नदी है। ये 7 नदियों का जिक्र हुआ है, सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास और सरस्वती। इन 7 नदियों को हम लोग सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं, और सर्वाधिक उल्लेख हमारा ऋग्वेद में इसी 7 नदियों का मिलता है। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु को का माना गया है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे आपके स्थल मिल जाएंगे, बहुत सारे उत्खनन से प्राप्त जगहें मिल जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नदियों का अलग अलग नाम है। जैसे झेलम जो नदी है, झेलम नदी का दूसरा नाम हम लोग बितिस्ता कहते हैं। चेनाब नदी का दूसरा नाम अस्किनी बताया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। रावी नदी का दूसरा नाम जो है परुषणी नदी बताया गया है। सतलज नदी का दूसरा नाम जो है शतुद्री बताया गया है। ब्यास नदी का दूसरा नाम जो है बिपाशा बताया गया है। इस तरह से ये सभी नदियाँ हैं। झेलम का नाम बितस्ता है, चेनाब का नाम अस्किनी है, रावी का नाम परुषणी है, सतलज का नाम शतुद्री है, ब्यास का नाम बिपाशा है। उसके बाद में देखिए कि इसमें सरस्वती को नदियों में सबसे श्रेष्ठ
सरस्वती को सब नदियों में क्या है, सरस्वती को नदियों में सबसे श्रेष्ठ, पवित्र यानी कि नदीतम, बुद्धि, बाड़ी की नदी माना गया है। यानी कि सरस्वती नदी को क्या माना गया है, सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, पवित्र, पवित्र को हम लोग नदीतम बोलते हैं, यानी कि बुद्धि और बाड़ी की नदी माना गया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सरस्वती नदी जो है वह सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ, पवित्र, बुद्धि और बाड़ी की नदी माना गया है। नोट में देख लेते हैं कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिमालय पर्वत का वर्णन आखिर हम लोग को दिखता है। उसके बाद में ऋग्वेद में मरुस्थल का भी उल्लेख मिलता है। कई जगहों पे ऋग्वेद में मरुस्थल का भी उल्लेख मिला है तथा समुद्र शब्द का भी उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में हम लोग देख सकते हैं नदी का तो उल्लेख है ही, नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, उसके अंतर्गत हिमालय का भी उल्लेख है, मरुस्थल का भी उल्लेख है और समुद्र शब्द का भी उल्लेख दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों को अरब सागर का ज्ञान नहीं था। आर्यों को अगर बोलेगा किसका ज्ञान नहीं था तो निश्चित रूप से उनको अरब सागर का ज्ञान नहीं था। इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे उत्तर वैदिक साहित्य में उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण भारत की तरफ आर्यों के प्रसार का उल्लेख मिलता है। यानी कि जैसे ऋग्वैदिक काल में जो होता है पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में तो वे लोग मतलब उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत में नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आने के समय में वो निश्चित रूप से उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वे लोग उत्तर वैदिक साहित्य में निश्चित रूप से वे लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत की तरफ आर्यों के प्रसार का उल्लेख मिलता है। यानी कि वो लोग उत्तर वैदिक काल जैसे ही आरंभ होता है तो उन लोगों का प्रसार उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिणी भारत की ओर निश्चित रूप से उनका प्रसार नजर आता है। पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल के जनपदों का उल्लेख मिलता है। पूर्वी भारत के अंतर्गत बिहार में और साथ साथ बंगाल के जनपद में भी आर्यों का निवास स्थान की जानकारी मिलती है। गंडक नदी जिसे हम लोग सदानीरा कहते हैं का भी उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सर्वाधिक उल्लेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का मिलता है, जैसे हमने बताया था। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट ऋग्वेद का जो है हमारा भौगोलिक ज्ञान, इस भौगोलिक ज्ञान को हम लोगों ने पढ़ लिया कि आर्य जब भारत में आए थे तो पूर्व वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक उनका निवास स्थान और उनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन यानी कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे, एक ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और एक होगा हमारा उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो हम लोग शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था क्या कहती है। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर फिगर से भी पता चल रहा है कि ये लोग कृषि पे निर्भर ज़्यादातर हैं और कृषि और पशुपालन, कृषि कर रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों पर मुख्यतः रूप से वो लोग निर्भर थे और क्रय विक्रय भी होता था, लेकिन क्रय विक्रय का जो साधन था मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर क्रय विक्रय करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था वो निश्चित रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि कृषि और पशुपालन था। तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले दो भागों में बांट कर यानी कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया है। आप सब देखेंगे कि जो हमारी सभ्यता थी आपका मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता था, सिंधु घाटी की सभ्यता में कृषि को भी महत्व दिया गया था और साथ साथ में व्यापार को महत्व दिया गया था। बट यहाँ पे ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में कृषि की तुलना में पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया, यानी कि पशुओं को पालने का अधिक साक्ष्य यहाँ पे मिलने लगे। उसके बाद में पशुओं में भी गाय का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, क्योंकि यहाँ पे गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी, ऐसा मतलब कि अर्थव्यवस्था में जिक्र से पता चलता है। ठीक है। उसके बाद में दान दक्षिणा में गौ दान का अधिक महत्व था, क्योंकि गाय क्या थी, एक पवित्र पशु थी। तो गाय को पवित्र मानकर वो लोग कभी भी दान दक्षिणा में वो लोग गाय का दान करते थे तथा गाय से संबंधित कई शब्द भी वहाँ पे प्रचलित थे, क्योंकि गाय को सबसे पवित्र माना जाता था, इसलिए गाय से संबंधित कई शब्द भी प्रचलित हुए थे। जैसे गोपति, गोपति का मतलब होता है राजा को कहते हैं, राजा को ही हम लोग गोपति कहते हैं, यानी कि गो मतलब गाय, गाय से आ गया तो ये गाय शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए गोपति को हम लोग राजा कहते हैं।
उसके बाद में है गवष्टि। गवष्टि को बोलते हैं युद्ध के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम लोग गवष्टि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपका गोधूली। गोधूली का मतलब होता है शाम के लिए, समय समय के लिए शब्द यूज होता है। जो शाम के समय में जो हम लोग शब्द यूज करते हैं उसे हम लोग गोधूली कहते हैं। गोधूली के बाद में है गौयुति। गौयुति का मतलब दूरी के लिए हम लोग गौयुतु शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए कि गाय शब्द के लिए कई शब्द यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। मैंने ऋग्वेद में जो है कृषि से संबंधित प्रक्रिया का मतलब कैसे वो लोग कृषि करते थे, कृषि पे कैसे निर्भर थे, इसकी जानकारी हम लोग को ऋग्वेद से मिलती है। जैसे जौ, जौ को हम लोग यौ भी बोलते हैं, नामक फसल का विशेष उल्लेख है क्योंकि सबसे पहले जौ का ही निर्माण किया गया था, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। ऋग्वेद में भूमि स्वामित्व का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी क्षेत्र का भू स्वामित्व रखता हो, ऐसा कहीं भी देखने को मिलता है। और ना ही अधिशेष के साक्ष्य मिले। अधिशेष का मतलब होता है कि जितने खाने की जरूरत है उससे ज़्यादा वो लोग अनाज का भंडारण नहीं करते थे। अनाज के भंडारण को ही अधिशेष कहते हैं, क्योंकि जब अधिक होगा, खाने से अधिक होगा तो उसका भंडारण किया जाएगा। भंडारण का कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है ऋग्वैदिक कालीन में। ऋग्वैदिक कालीन में यानी कि भूमि के स्वामित्व का भी साक्ष्य नहीं मिलता है और अधिशेष का भी साक्ष्य नहीं मिलता है। आज भी देखिएगा कि आज में भी ये प्रासंगिक है कि हम लोग जब जब भी खाने से ज़्यादा, जब धान गेहूं या कुछ भी होते हैं, जौ मटर कुछ भी, तो उसे हम लोग अधिशेष के रूप में रख लेते हैं, यानी कि भविष्य में होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए उसे अपने पास रख लेते हैं और कुछ को बेच देते हैं। यही हमारा अधिशेष कहलाता है, जो कि ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है, बाद के कालों में दिखने को जरूर मिलेगी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि कुछ शिल्पों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कुम्हार कुम्हार लोग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बढ़ई, रथकार, चर्मकार, बुनकर इत्यादि। यानी कि ये सभी लोग अपने घर या आसपास के जितने भी काम होते थे ये सभी चीज़ों को करते थे। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग शिल्पकार भी थे। शिल्पकार के अंतर्गत कुम्हार थे, बढ़ई थे, रथकार थे, चर्मकार थे, बुनकर थे इत्यादि। उसके बाद में ताम्र लिपियों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे ताम्र को हम लोग यहाँ पे अयस बोलते हैं, ताम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ताम्र शिल्पियों का भी उल्लेख किया गया है, जो कि ताम्र को हम लोग अयस बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है सुदूर व्यापार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सुदूर व्यापार मतलब ईरान, इराक और अफगानिस्तान से वो लोग व्यापार नहीं करते थे। सिक्के के साक्ष्य और शहर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक सभ्यता से उत्तर वैदिक सभ्यता में किस तरह के बदलाव आए अर्थव्यवस्था में, कैसे वो लोग व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, एक दूसरे के साथ कैसे विनिमय करते थे, ये सभी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो आइए देख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को। तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक साहित्य में आर्यों की गतिविधियों के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गंगा यमुना दोआब का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग निश्चित रूप से जो है कि उत्तर वैदिक के काल में जैसे ही हमारे आर्य पहुँचते हैं तो उनकी गतिविधि बढ़ जाती है और गतिविधि के रूप में वो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुँच जाते हैं और गंगा जमुना दोआब के क्षेत्रों तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, वहाँ पे अनेक फसल का वो लोग उत्पादन कर सकते थे। इसीलिए उत्तर वैदिक काल जैसे ही प्रारंभ होता है तो हमारे जितने भी आर्य हैं वो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा जमुना दोआब के क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस क्षेत्र की गिनती दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में होती है। जैसे कि मैंने बताया था, चूँकि ये गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है, तो यहाँ पे कृषि अधिक अच्छे तरीक़े से किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उत्तर वैदिक साहित्य में एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से लोहे का ज्ञान की पुष्टि होती है। ये पहला बार होता है कि मानव सभ्यता के इतिहास में लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि लोहे के ज्ञान की पुष्टि हो गई थी। यानी कि 100 ईस्वी पूर्व के आसपास, ये 1000 ईस्वी होना चाहिए, 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रारंभ में युद्ध से संबंधित लौह उपकरण अधिक मिलते थे।
तथा वैदिक काल के अंत तक आते आते कृषि से संबंधित लौह उपकरणों के साक्ष्य बड़ी संख्या में मिलने लगे। यानी कि सबसे पहले वो लोग अपने आप को संगठित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए युद्ध से संबंधित उपकरण जो कि लोहे में बनते थे उसको बनाते थे, और बाद में जब एक जगह अस्थिर हो गए, एक जगह रहने लगे, तो कृषि से संबंधित लौह उपकरणों का बनाए, क्योंकि बड़े बड़े जंगलों को काटना जरूरी था। तो उनको काटने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वे लोग लोहे के उपकरण भी बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही लोहे और लोहे के उपकरण का जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, तो लोहे के ज्ञान के कारण घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिसके कारण वो लोग अब उस समय पूरे जंगलों को साफ करके वहाँ पे आप लोग खेती कर सकते हैं और रहने के निवास स्थान को बना सकते हैं। और खेती के दृष्टिकोण से भी लोहे का ज्ञान उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्हें लोहे की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो लोग जंगलों को साफ किए और खेती करने लगे और अपने अपने को आवास बनाकर वहाँ पे रहने लगे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में पशुपालन के स्थान को अधिक महत्व दिया गया है। क्यों पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया? क्योंकि वो लोग जंगलों को साफ करके वहाँ पे रहने लगे तो फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पशुओं को पालने का, उसको खाने के लिए, उसके दूध का उपयोग करने के लिए। इस तरह से उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में पशुपालन का विशेष महत्व देखा जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत बड़ी संख्या में बैलों की खेती में लाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। यानी कि बैलों का वो लोग ज़्यादातर पशुपालन के रूप में यूज करते थे, क्योंकि बैलों से आप लोग पशुपालन कर सकते हैं, यानी कि खेतों में काम कर सकते हैं, इसलिए बैल लगभग सभी लोग पालना शुरू कर दिए थे। जौ के साथ साथ गेहूँ, चावल जिसे हम लोग ब्रीही भी कहते हैं, तिलहन फसल इत्यादि फसलों का भी उल्लेख मिलता है, वो लोग करने लगे थे। यानी कि जौ का माने फसल तो करते ही थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जौ के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन शुरू हो गया, चावल का उत्पादन शुरू हो गया जिसे हम लोग ब्रीही कहते हैं, और तिलहन यानी कि तेल के फसल का भी उत्पादन शुरू हो गया। फसलों की सुरक्षा को लेकर भी उत्तर वैदिक आर्य चिंतित दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग जब फसलों का उत्पादन शुरू हो गया तो ज़्यादा फसल मिले, खाने से ज़्यादा हो गया, अधिशेष हो गया, तो उसको कहाँ रखा जाए, किस तरह से उसका भंडारण किया जाए, इसके बारे में भी वो लोग काफ़ी सोचने लगे। हालांकि कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी महत्व बना हुआ था। क्योंकि कृषि के साथ यदि पशुपालन को जोड़ देंगे तब जाके हमारा पूरी तरह से कृषि और पशुपालन दोनों का विकास होगा और आर्थिक समृद्धि भी आएगी। ऋग्वैदिक कालीन शिल्पों का इस काल में भी प्रचलन हुआ था। कुछ नए शिल्पों की जानकारी मिलती है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लौह शिल्प, यानी कि लोहे से बने हुए शिल्प जिसे हम लोग श्याम या कृष्ण अयस कहते हैं, PGW बर्तन इत्यादि दिखाई देते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं, ये दो टाइप के बर्तन दिखने देते हैं, ये लौह शिल्पी और एक PGW बर्तन दिखाई देते हैं। इसके अलावा सुदूर व्यापारी एवं शहरों के साक्ष्य इस काल में भी नए मिलते हैं, और ना ही मिलते हैं, और ना ही सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सुदूर व्यापार यानी कि दूर के व्यापार, यानी कि बोल सकते हैं ईरान, अफगानिस्तान या इराक या शहरों के साक्ष्य यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते हैं, और न ही सिक्कों का प्रचलन अभी तक आपका वैदिक सभ्यता में नहीं हुआ था। निष्क एवं सतनाम नामक शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में अलंकरण के अर्थ में मिलता है। यानी कि निष्क और सतनाम का यूज हम लोग अलंकरण के रूप में करते हैं। बाद में काल में इन शब्दों का उपयोग सिक्कों के साथ ले लिया। यानी कि बाद में निष्क का यूज हम लोग सिक्कों के लिए करने लगे और सतनाम का भी यूज भी सिक्कों के लिए करने लगे, लेकिन पहले निष्क और सतनाम का यूज अलंकरण के रूप में होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने के बाद में वैदिक सभ्यता को शुरुआत कर दिया। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा आज के डेट में, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, स्रोत को पढ़ा, पूरा तात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को पढ़ा। उसके बाद सिलेबस की रचना जिक्र किए, सिलेबस के जिक्र करने के बाद में इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा। इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद में वैदिक साहित्य में उल्लेखित भौगोलिक ज्ञान के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद में ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, यानी कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ा। उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद में हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को जिक्र किया। अब आगे क्लास में इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और भी बहुत सारे चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। धर्म, साहित्य, समाज, राजनीति, इसके बारे में आगे के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसमें और हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं ये भी ज़रूर बताइए। साथ साथ में यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग BPSC, UPSC और साथ साथ में
क्लास 12 के भी स्टूडेंट इसे देख सकते हैं निश्चित रूप से, या वन डे एग्जाम करने वाले भी इसका आधार बनाकर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मैं कराऊंगा ज़रूर। तो आप उसे देखकर इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।